हेलो एवरीवन। सो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो एक चीज़ मुझे बताना था। देखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पे बेस्ड रहता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अगर ये 20% है तो ये 80 होगा। अगर ये 30% है तो ये 70 होगा। और अगर ये 80% है तो ये 20 होगा। यानी कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें आगे पढ़ना है। अब हम आपको एक प्रोफोर्मा शीट बनवा रहे हैं। इसको ध्यान से देखें। हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़े थे, वेरी गुड। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? हमारा होता है अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हमारी नॉन ऑपरेटिंग होती है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आता है टैक्स लगने के बाद। तो यहाँ जो हमारा आएगा इसे हम कहते हैं शॉर्ट में EBIT और PBIT। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऑपरेटिंग बिफोर सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम वो है। इसमें से ये अर्निंग है, ये एक प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक नहीं लगा है। इज़ दैट क्लियर? नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लोन टेकन, तो कुछ इंटरेस्ट आएगा वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अब आ जाएगा प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट बट ओनली बिफोर टैक्स। तो अब ये प्रॉफिट है केवल बिफोर टैक्स का। इसको हम कहते हैं PBT और EBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा डेप्थ में समझने वाला नहीं है। जैसे PL बनता है बस वैसे ही चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, इसमें 2 इंटरेस्ट करेंगे PL में, फिर 2 इनकम टैक्स करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा। और 2 इनकम टैक्स नहीं करेंगे PL में तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। मान लो कुछ भी परसेंटेज होगा, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम PAT और EAT। ठीक है, ये आ गया। ये जो आया, ये जो हमारी प्रॉफिट है, ये वाली जो यहाँ प्रॉफिट आई इंटरेस्ट और टैक्स लगने के बाद, ये यूज़ होती है डिविडेंड्स को पे करने में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी प्रॉफिट से हम डिविडेंड्स को पे करते हैं, तो प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स को। ठीक है, किसको? प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स को। एक सेकेंड। अब जो है डिविडेंड्स पे करेंगे। डिविडेंड्स किसको देते हैं? डिविडेंड्स हम किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, डिविडेंड्स हम किसे देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है? तो अब इन दोनों को अगर डिविडेंड देना है तो सबसे पहले किसको देंगे?
प्रेफरेंस को, उसके नाम में ही प्रेफरेंस है, और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्विटी को प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद हम देंगे एट दी एंड। क्लियर है? क्लियर है। इक्विटी के पास कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, उसे कितना भी आप दे सकते हो। क्लियर है? इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, प्रेफरेंस के पास नहीं होती। किसी को एक फ़ायदा है, एक को किसी को क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग को अगर डिविडेंड पे करना है तो सबसे पहले हम किसका डिविडेंड पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो हम पे करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, ये जो हम माइनस कर देंगे इसके बाद हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, हम जो है ये हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से पे कर दिए, तो अब आ जाएगा हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अब केवल देना है, तो उनके लिए जितना भी कुछ आएगा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही जाएगा पूरा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को के लिए कितनी अर्निंग्स निकल कर आई है? तो इतनी अर्निंग्स निकल कर आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि ये है मेरी 10 लाख, 10 लाख मान ली। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हर एक शेयर पे कितना जो है डिविडेंड आ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कितना अर्निंग उनकी आई है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए हर एक शेयर पे। अब मान लेते हैं हमारी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे। टोटल अर्निंग्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है मान लो 10,000 शेयर्स। 1 2 3 4 5 6, मान लो 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स है, काट के सही से लिखो यार, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, अब हम 1 लाख से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना मेरे पास आ जाएगा? मान लो 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 10 रुपये आएगा। ये एक शेयर पे अर्निंग है, टोटल अर्निंग इतनी आई, यानी कि 10 लाख रुपए टोटल अर्निंग बची है प्रेफरेंस शेयर्स को इंटरेस्ट पे करके सब कुछ करने के बाद। ये पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, और इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किए थे 1 लाख, तो लोगों ने 1 लाख पूरे खरीद लिए थे। तो अब हम एक शेयर पे मुझे पता करना है कि हम कितना कमाए, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम के लिए हम कितना कमाए। तो ये पर शेयर पे, ये पर शेयर की अर्निंग है कि हम कहें कि हर एक शेयर पे, हर एक इक्विटी शेयर पे 10 रुपये अर्निंग्स आई हैं, हर एक इक्विटी शेयर पे 10 रुपये कमाया गया है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर से टोटल कितना कमाया गया? 10 लाख कमाया गया। तो ये है मेरी अर्निंग्स पर शेयर, इसको हम कहते हैं ईपीएस। तो इसका फॉर्मूला क्या बना अर्निंग्स पर शेयर का? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला बना। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स को हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लॉजिकल है। जो हमारा प्रॉफिट आया था इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, ये प्रॉफिट आ गया आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें से टैक्स माइनस किया, ये प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स। इसमें से डिविडेंड माइनस किया, ये अर्निंग्स आ गई आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड प्रेफरेंस, ये तीनों चीज़ प्रोवाइड करने के बाद की जो प्रॉफिट है वो है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इतनी अर्निंग्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आई है, हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किए तो हर एक इक्विटी शेयर पे कितना अर्न किया गया है वो पता कर लिए। समझ गए? ईपीएस समझ में आया? यही हमारा नेक्स्ट रेशियो है। बढ़िया। एक रेशियो है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो से। इसको कहते हैं पीई रेशियो। यहाँ से जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ कुछ आएगा, ये होगा हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको हम लोग प्यार से कहते हैं एमपीएस। कैसे कहते हैं? प्यार से कहते हैं एमपीएस। तो ईपीएस को अगर हम पीई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एमपीएस आएगा। ठीक है, मान लेते हैं अभी पीई रेशियो को हम समझाएंगे। मान लेते हैं पीई रेशियो है मेरा 4, माइनस में थोड़ी 4 है, तो ये कितना आ गया? 40 रुपीज़ आ गया। यानी कि इस एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 40 रुपीज़ चल रही है। इस एक इक्विटी शेयर की वैल्यू मार्केट में 40 रुपीज़ चल रही है, और उस पर जो कंपनी अर्निंग्स ला के दे रही है वो है 10 रुपये। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इधर EPS इंटू PE रेशियो इज इक्वल टू MPS। बढ़िया। PE रेशियो इज इक्वल टू MPS अपॉन EPS, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। ये समझ में आया? फॉर्मूला बन गया। ये हमारा अदर फार्मूला है। एक फार्मूला हमारा ये है, एक फार्मूला हमारा ये है। क्लियर है? पूरा समझा दिए। एक फार्मूला याद हुआ? वेरी गुड। ठीक है, ये चार्ट पूरा बना लेना कॉपी में, याद रख लेना पूरा। अब पीई रेशियो को हम समझाते हैं। अर्निंग्स पर शेयर समझ में आया ना, कि हर एक शेयर पे हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं ये बताता है वो रेशियो। ठीक है, और वो रुपीज़ में होता है। अर्निंग्स पर शेयर हमेशा जो है ये रुपीज़ में आंसर आएगा। ठीक है, और प्राइस अर्निंग रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। तो ऐसे कि हम ये 4 लिखे हैं तो ये है 4 टाइम्स, 4 गुना। ठीक है, अब हम इस रेशियो को समझाते हैं कि आखिर में ये है क्या चीज़। तो पीई रेशियो, मान लो हम इन्वेस्टर हैं और जो कंपनी, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर जो है, एमपीएस क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। एक शेयर की वैल्यू, शेयर नॉट शेयर्स, पर शेयर की वैल्यू, पर शेयर की वैल्यू। तो मार्केट प्राइस, तो हम इन्वेस्टर हैं, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 40 रुपये है। एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 40 रुपये है, और कंपनी हमको उस एक शेयर पे कितना कमा कर देगी?
उस एक शेयर पे कितनी अर्निंग मिल रही या हो रही, वो है 10 रुपये। यानी कि हम इन्वेस्टर्स जो हैं इस 10 रुपये की अर्निंग को पाने के लिए आज की डेट में 40 रुपये भी देने को तैयार है, क्योंकि ये 10 रुपये तो हर साल हमको मिलेगा ना। 40 रुपये तो मैंने एक ही बार में ख़रीद ली, समझ रहे हो। आज मैंने 40 इन्वेस्ट कर दिया एक शेयर पे, और हर साल अब मुझे 10-10 रुपये मिलता रहेगा, समझे। यानी कि हम इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि कंपनी की पोजीशन बहुत साउंड है, वो 10 रुपये एक शेयर पे कमा रही है, तो उस एक शेयर पे 10 रुपये की अर्निंग पाने के लिए हम आज की डेट में 40 रुपये भी देने को तैयार हैं, क्योंकि ये 10 रुपये हमको हर साल तक मिलता रहेगा जब तक कंपनी चलती रहेगी और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो। और 40 रुपये तो हम आज दे रहे हैं, हमको तो 10 साल तक मिलेगा, 10 साल तो 100 साल तक, कमी 100 साल तक मिलेगा। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। अब ई रेशियो से हमें एक और चीज़ पता लगती है, तो मेरा MPS है 40 रुपये और मेरा EPS है 10 रुपये, तो 4 गुना, यानी कि हर साल एवरी ईयर 10 रुपये कंपनी अर्निंग कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है, बहुत अच्छे। एवरी ईयर हर साल कंपनी 10 रुपये की अर्निंग कर रही है, तो ये 10 रुपये पहले साल में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 10 मिला। आज हम 40 दे दिए, ये माइनस में चला गया, इन्वेस्टेड, खरीद लिए हम शेयर्स। अब पहले साल, एक साल बाद हमको 10 रुपये मिला, सेकेंड ईयर के बाद फिर 10 रुपये मिला, थर्ड ईयर के बाद फिर से 10 रुपये मिला, फोर्थ ईयर के बाद, देखो राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे देखो, टोटल 40 रुपये हमको 4 साल में मिल गए। एक तो वो मैंने बताया, इसका मतलब एक और जो हमें पता लगता है कि अगर आज हम 40 रुपये दे रहे हैं तो मेरी जो नॉमिनल अमाउंट है 40 रुपये की, ये कितने टाइम्स में, मतलब कितने समय के बाद मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद मिल जाएगी। ये जो 4 टाइम्स निकल कर आ रहा है, हम इसको कह सकते हैं ना 4 ईयर्स में। अगर आज अर्निंग हर साल 10 रुपये कमा रही है और हम आज 40 रुपये दे रहे हैं, तो लगभग 4 साल में मुझे 40 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। मेरी नॉमिनल अमाउंट तो निकल गई, नॉमिनल यानी कि जो मैंने अभी आज इन्वेस्ट की थी। अब उस 4 साल के बाद 5th ईयर में जो 10 रुपये मिलेगा, 6th ईयर में जो 10 रुपये मिलेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये मेरी टोटल प्रॉफिट होगी इन्वेस्टर की, या अर्निंग कह सकते हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम ये 4 साल को पे बैक, मतलब कि पे बैक पीरियड भी कह सकते हैं। तो हमें PE रेशियो ये भी बताता है कि कितना पे बैक पीरियड रहेगा आपका, यानी कि कितने समय में आप आज जो पैसा लगा रहे हो, जो आज पैसा आप 40 रुपये लगा रहे हो, कितने समय में आप उसे निकाल लोगे। तो 4 साल में निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी हर साल 10 रुपये तो दे ही रही है। और यहाँ हम पता कर रहे थे कि कंपनी 10 रुपये दे रही है मुझे हर साल, तो उसकी PE रेशियो जो है 4 थी, तो आज वो 10 रुपये दे रही है, तो आज के हिसाब से इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर 40 रुपये है। तो अगर कंपनी, हम एज एन इन्वेस्टर हम लोग सोचें तो कंपनी मुझे 10 रुपये दे रही है, तो आज की डेट पे हम 40 रुपये भी देने को तैयार हैं, क्योंकि कंपनी मुझे हर साल 10 रुपये देगी और वो 10 रुपये हर साल मिलता रहेगा हमको। 4 साल बाद मुझे वो 40 रुपये मिल जाएगा, पे बैक पीरियड मिल जाएगा। उसके बाद जितना पैसा मुझे मिलेगा वो मेरी पूरी अर्निंग और पूरी प्रॉफिट होगी इन्वेस्टर की, यानी कि हम इन्वेस्टर। समझ में आया? बहुत ही इजी
बहुत ही हल्का, इतना कुछ टफ नहीं था, थोड़ा ले आपके लिए नया था बस इसलिए। वेरी गुड। अच्छा, अगर ईपीएस हायर आ रहा है, जितना ज़्यादा ईपीएस निकल कर आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, जितना लो आएगा उतना कम बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। और एक होती है, एक कंसेप्ट होता है विंडो ड्रेसिंग, वो दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि इट रिफर्स टू मैनिपुलेशन in financial statements to show better financial position than actual। मतलब कि अगर मेरी कंपनी में मुझे, मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉस दिख रहा है, अब अगर हम ये मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे इस कंपनी की, तो क्या हम इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि भाई कंपनी लॉस में है, और भी इसके कुछ रेशियो वेशियो देखेंगे, हम कहेंगे भाई ये तो पूरी तरह से बर्बाद है। तो ये बात तो उन्हें पता होगी कि अगर ये मार्केट में चली गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पब्लिक पैसा लगाएगी नहीं, यानी कि इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे ही नहीं मेरे में। तो अब क्या करें? तो वो जानबूझ के, वैसे ही गलत बात है, तो वो जानबूझ के इसको कुछ खर्चे कम करके, कुछ खर्चे छुपा के, कुछ खर्चों को चेंज करके, या कुछ खर्चों को पोस्टपोन करके कि आज के डेट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इसको अगले साल दिखा देंगे, कुछ दिन बाद दिखा देंगे, तो ऐसे करके वो मैन्युपुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी होता है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो उसका नहीं, वहाँ मत जाओ। तो मैनिपुलेट वर्ड, मैनिपुलेट होते हैं, ठीक है। यही मतलब है विंडो ड्रेसिंग का। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर समझो। कि किसी भी लॉस वाली चीज़ को वो जानबूझ के कुछ खर्चे कम करके, कुछ खर्चे पोस्टपोन करके वो प्रॉफिट में लेकर आएंगे, वो अपने रेशियोज़ को बेटर बनाएंगे, ठीक है। कभी लायबिलिटी कम करके, कभी एसेट्स बढ़ा के, कभी एक्सपेंसेस कम करके, तो कभी इनकम बढ़ा के, कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो कि मतलब पूरी तरह से गलत होगी, और वो पकड़ में आ गई तो पेनल्टी भी लगती है। इसीलिए सीए रखे जाते हैं कि वो पकड़ें, ऑडिट करते समय ये पकड़ लें कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है ऐसा। तो प्रॉफिट में आ जाएगा, तो हम इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भाई प्रॉफिट में है, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। बस यही रीज़न से वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। आओ देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास 101। देखो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, मतलब समझ गए तो इजी है, नहीं समझे हो पुराना अभी जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं तो उसको दोबारा देख लो, नहीं तो कमेंट में दिखाओ, वो समझा देंगे। वो समझ गए तो क्वेश्चन ईजी है, नहीं समझे तो ज़्यादा डिफिकल्ट है फिर। अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये का 2 लाख रुपये, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपये का 1.5 लाख रुपये, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो ये नेट प्रॉफिट है, सीक्वेंस में डिडक्ट होता है, पहले इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो अर्निंग आती है वो इक्विटी शेयर्स के लिए रहती है। वो जो चार्ट हमने बनाया था उसमें देखना, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कह रहा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स है, तो इसमें से ये आफ्टर इंटरेस्ट भी है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी कि टैक्स माइनस हुआ है, तो इससे पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा ना, तो इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है। इसके बाद हमें डिविडेंड माइनस करना है, तब मेरे पास निकल कर आएगी अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का देखो 10% दिया है, तो 1,50,000 पे 10% 15,000, 15,000 हम इस 95,000 में से माइनस करेंगे, आ गया 80,000। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नेट प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? 80,000 हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड EPD इधर, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये बताओ, शेयर्स चैप्टर में पढ़े थे, 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? 2 लाख डिवाइड बाई 10, 20,000 शेयर्स। तो अब 80,000 को हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। देखो 4 आ गया। समझे EPS कैसे निकल रहा है? और लिख के ही बताते हैं। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। यही होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जितनी अर्निंग्स आई इक्विटी शेयर्स के लिए, अब हमें निकालना है कि पर शेयर पे कितनी अर्निंग थी। ठीक है, पर शेयर पर कितनी अर्निंग थी। तो नेट प्रॉफिट जो आया है, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना दिया है? ₹95,000। इसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%, जो कि है 15,000 रुपये। कितना आ जाएगा मेरे पास? 80,000 रुपये। ये क्या है मेरे पास? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, एक वर्किंग नोट ऐसा बना के, या फेयर वर्क में भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये पूरा समझ में आया? समझ गए? अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, इसको कहते हैं हम नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर और पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये है टोटल में 2 लाख रुपए और ये है 10 रुपये। टोटल में हो गए 20,000 इक्विटी शेयर्स। टोटल में हो गए 20,000 इक्विटी शेयर्स। अब फॉर्मूले में रख दो EPS, शॉर्ट में लिखना, पूरा लिखना, अर्निंग पर शेयर 80,000 डिवाइड बाई 20,000 रुपीज़ EPS। तो हर एक इक्विटी शेयर पे 4 रुपये कमाया जा रहा है, कंपनी अर्न कर रही है। एक और चीज़ पूछा है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज़ ₹64, ये दिया हुआ है। हमें बोला है प्राइस अर्निंग रेशियो निकालो। इसका मतलब हम पूरा समझा चुके हैं, MPS अपॉन EPS। हम शॉर्ट में लिख दिए, आपको पूरा लिखना है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग प्राइस पर शेयर। ये हो जाएगा 64/4, 16 टाइम्स।
ये आ गया आंसर। ठीक है, देखो केवल सॉल्यूशन करना ही मेन एम नहीं होना चाहिए, समझना मेन एम होना चाहिए। कंसेप्ट समझ गए, अब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कम लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 102 एक्स लिमिटेड सबमिट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख पे 8% डिविडेंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो नंबर ऑफ शेयर्स लिख के दे दिया है 2,50,000 ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ बीस 10 ईच 25 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है पीबीटी। तो जो चार्ट में याद है पीबीटी कब निकलता है, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद, यानी कि ये जो है आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है। वो चार्ट बस याद रख लो। 14 लाख, टैक्स रेट है 40%, मार्केट प्राइस है 40। हमें बोला है नेक्स्ट पेज पे अर्निंग पर शेयर और प्राइस पर शेयर निकालने को। ठीक है, और निकाल देते हैं। 102 इजी है, वेरी गुड। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम देखो शॉर्ट में लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें पता है 2.5 लाख शेयर्स लिख दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें अब नेट प्रॉफिट जो दिया है नेट, वो हमें दिया है पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना दिया है 14 लाख। ठीक है, ऐसे टेबल बना दो या फिर वैसे लिख दो। इसमें से अब हम माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 40%। 14 लाख का 40% कितना होगा, 5,60,000। कितना आ जाएगा ये, 8,40,000। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेना। प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट 8% ऑफ ₹5 लाख। तो 5 लाख का 8%, 40,000। 40,000 माइनस करेंगे, आ गया 8 लाख। ये है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये तो मैंने लिखवाया है, आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब हमें ईपीएस पता है, ये 8 लाख है और 2.5 लाख के वो है, कितना आएगा आंसर, 8 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख 3.2। तो आ गया ₹3.20 पर शेयर। पर शेयर लिख देना रुपीज़, यहाँ ऊपर हमने लिखे थे ना ₹4 पर शेयर, तो ₹3.20 पर शेयर। ठीक है, अब हमें बोला है सेकेंड चीज़ निकालने को, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, एमपीएस मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन ईपीएस। पूरा लिखना एग्जाम में, 40 दिया है और मेरा आया है 3.20। कितना आ जाएगा, 12.5 टाइम्स आ गया आंसर। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पे बैक पीरियड मेरा 12.5 ईयर्स है। हम 40 रुपये, आज कंपनी हमको 3.20 की अर्निंग हर साल दे रही है, तो आज की डेट पे हम
3.20 की अर्निंग पाने के लिए हर साल आज की डेट में हम 40 रुपये भी लगाने को तैयार हैं, और ये 40 रुपये हमको 12.5 साल में मिल जाएगा पे बैक पीरियड। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल नॉलेज मैंने आपको दी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे चलेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।